हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम अब करीब है। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि वी वेर डूइंग द फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेजिस्लेशन है, पर हमने भी प्रॉमिस किया है कि हम उसे डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 38, दैट इज प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी भी है कि मैम बहुत लंबा लेजिस्लेशन है तो इतना डिटेल क्या याद रहेगा, या फिर क्या इतना डिटेल पढ़ना जरूरी है, क्या हम शॉर्टकट नहीं मार सकते। तो फिर बेटा मैं आपको बता दूं कि मे भी आपको ये बहुत सारी चीजें बहुत लंबे समय तक याद ना रहे, लेकिन जब आप एक बार इसको पढ़ते हो ना तो आप में एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैंने तो पूरा सिलेबस पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे कहीं ना कहीं ये सेव्ड होता है कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो जब एग्जाम में आप सामने क्वेश्चन देखते हो ना, तो वो चीजें थोड़ी सी रिकैप्चुलेट तो होती है। तो इसीलिए जब आप सिलेबस फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो सिलेबस को पूरा पढ़िए। जब सेकंड टाइम रीड कर रहे हैं तो फिर आप शॉर्ट नोट्स, या फिर क्योंकि आपने एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले ली है, उसके बाद फिर शॉर्ट नोट पे रेफर करना इज अ गुड आइडिया। बट शुरू से ही शॉर्टकट मारना, फिर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो आपका इतना बड़ा सपना है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का एग्जाम क्लियर करना, वो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन हमें डिले नहीं करना है और हमें अब इसको बिल्कुल डिटेल में कवर करना है। तो हम शुरू करने वाले हैं आज सेक्शन 38 से। सेक्शन 37 तक हमने पढ़ा अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस, वी वर स्टडिंग अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस। 2-3 सेक्शन और बचे हैं इसमें, एंड देन वी विल गो विद द अदर चैप्टर, द अदर टॉपिक, ठीक है। तो सेक्शन 38 जो है वो है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। मान लेते हैं कि कहीं पे फायर एक्सप्लोजन है, ठीक है, कहीं पे ऐसे आग लग गई है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो वहां पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि एक फैक्ट्री को लेना जरूरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहली चीज की। तो सबसे पहला है कि सेफ मीन्स ऑफ स्केप। सेफ मीन्स ऑफ स्केप। अब ये सेफ मीन्स ऑफ स्केप क्या, तो आपने देखा होगा कि जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे या कहीं पे भी जो थोड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वहां पे लिखा होगा इन केस ऑफ फायर एग्जिट फ्रॉम हेयर, ऐसा लिखा होता है। मतलब वो क्या है, वो है सेफ मीन्स ऑफ स्केप। जहां पे लिफ्ट्स वगैरह लगे हुए हैं तो वहां पर भी क्या कहा जाता है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई फायर की स्थिति होती है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें स्टेयर्स लेना है, क्योंकि वो वहां पे सेफ मीन्स ऑफ स्केप है। तो ये ऐसे ही नहीं दिया है बेटा, ये यहाँ पे प्रोविजन है कि वहां पे सेफ मीन्स ऑफ स्केप होना चाहिए पहला तो। और दूसरा क्या होना चाहिए, तो ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी पेट्रोल पंप वगैरह में जाते हैं, या फिर आप वहां जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, या किसी भी बड़े ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे कोई प्लाजा है या फिर कोई ऐसा ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी ऑफिसेज हैं, तो वहां पे वो रेड रेड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो वहां पे अवेलेबल होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स अवेलेबल होती है ताकि आसानी से पानी का यूज किया जा सके। तो ये सारी चीजें क्या है कि कंप्लायंसेस हैं कि आपको कम से कम एक तो सेफ मीन्स ऑफ स्केप होना चाहिए, ताकि अगर लोग थोड़े भी डेंजर में है तो उनको डेंजर से निकाला जा सके। और दूसरा कहा जा रहा है कि सारे जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स है बेटा, वो सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि फायर को एक्सटिंग्विश जल्दी से जल्दी किया जा सके, ठीक है। चलिए, इसका ये तो हो गया इसका पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 कहता है कि जो भी मतलब ऑल सारे मेजर्स लिए जाने चाहिए, सारे मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ताकि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके किस चीज के लिए, स्केप के लिए, स्केप के लिए और फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए, ठीक है। तो स्केप के लिए और फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए प्रॉपर, अब पता चला कि सीढ़ियां हैं, सब कुछ है, सबने आपने बना रखा है, लेकिन हो सकता है कुछ न्यू एम्प्लॉइज आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो जो स्टेयर्स है वो किधर है, या फिर उनको पता ही नहीं है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर उसको यूज कैसे किया जाता है। तो समय समय पे जो फायर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो फायर ब्रिगेड वाले जो डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो लोग समय समय पे ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारे सेमिनार्स ऐसे कंडक्ट कराते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेन द इंडिविजुअल्स, ट्रेन करने के लिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो बेटा ये इनएविटेबल है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमें बता करके आएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो उसके लिए जगह मतलब कि क्या है कि समय समय पर ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग करना भी, प्रॉपर ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉइज को करवाना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसका पार्ट 3 क्या कहता है। पार्ट 3 वही है स्टेट गवर्नमेंट का, कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल रूल्स बना सकती है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर नेचर ऑफ फैक्ट्री है, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज करवा सकते हैं, ठीक है। पार्ट 4 क्या कहता है कि जो चीफ इंस्पेक्टर है, जो चीफ इंस्पेक्टर साहब है बेटा, तो अगर ये चीफ इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि भाई ये जो
फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है, ये जो यूनिट है, वहां पे जो काम हो रहा है वो नॉर्मल से मतलब कि थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो वो अगर चाहें और कि एडिशनल मेजर्स लिए जाने चाहिए, एडिशनल मेजर्स लिए जाने चाहिए, अगर वो ऐसा उनको लगता है कि एडिशनल मेजर्स लिए जाने चाहिए तो वो इसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। चीफ इंस्पेक्टर साहब रिटन में इसके लिए दे सकते हैं कि भाई ये मेजर्स भी आपको लेना जरूरी है, एंड द फैक्ट्री, दैट पर्टिकुलर यूनिट, दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री हैज टू कंप्लाई विद इट। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 38। नाउ कमिंग टू सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या है बेटा? सेक्शन 39 है पावर टू रिक्वायर, पावर टू रिक्वायर। देखो इसमें आपको एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है, ठीक है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि लॉ सेंट्रिक ही है तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं रखना, बट ओवरऑल आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या क्या, मतलब किस प्रोविजन में क्या क्या बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो क्या है कि पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, कह रहा है कि जो इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग का कोई पार्ट या मशीनरी का कोई पार्ट ऐसा है कि जो कि ऐसा है, मतलब बिल्डिंग का कोई पार्ट है, ठीक है, या फिर मशीनरी का कोई पार्ट है, बिल्डिंग है या फिर मशीनरी है, ठीक है, इसका कोई पार्ट है जो कि ऐसा है कि डेंजरस हो सकता है, दैट कैन बी डेंजरस। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में वो चाहें, जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो अगर चाहें कि भाई ये जो बिल्डिंग है, उन्होंने इंस्पेक्ट किया, देखा कि भाई ये बिल्डिंग है, ये मशीनरी है जो कि थोड़ा सा डैमेज्ड कंडीशन में है या फिर इनको रिनोवेशन की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा डिफेक्टिव फॉर्म में है या फिर इसको चेंज कराने की पूरी जरूरत है, अगर इनको ऐसा लगता है तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिटन में ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं बेटा का, इसमें रिटन में ऑर्डर दे सकते हैं, किस चीज के लिए दे सकते हैं, टू फर्निश सच स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या सेफ्टी के लिए स्पेसिफिकेशंस किए गए हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, उनका पूरा डिटेल वो मांग सकते हैं। ठीक है, या फिर टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं या एग्जामिन करा सकते हैं कि भाई यहाँ पे सारी चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग्स में ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब जो यहाँ पे हैं बेटा वो इसीलिए हैं ताकि वो ग्राउंड लेवल पे चीजों को एनालाइज कर सके। तो ग्राउंड लेवल पे चीजों को कैसे एनालाइज करेंगे, हाउ विल ही एग्जामिन, हाउ विल ही टेस्ट, तो दिस इज द मेथड कि वो क्या करेंगे, या तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हैं, या फिर वो खुद से टेस्ट एग्जामिन कंडक्ट करा सकते हैं बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट पीपल। ठीक है, आई गेस इट इज क्लियर फॉर यू। अब आते हैं हम सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 इज सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स। अगर ऐसा लगता है कि भाई जो बिल्डिंग है, जो भी यूनिट है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई पार्ट ऑफ बिल्डिंग है जो कि थोड़ा डेंजरस है, होता है ना कि पुराना हो जाता है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि भाई पुराना हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है कि कोई बिल्डिंग है या कोई पार्ट ऑफ बिल्डिंग है जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है और हो सकता है कि वो डेंजर हो, मतलब वो एक डेंजर का सोर्स हो, ठीक है, तो ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये ऑर्डर दे सकते हैं, राइटिंग में ऑर्डर दे सकते हैं। किसमें बेटा, राइटिंग में ऑर्डर दे सकते हैं। किस लिए तो भाई मेजर्स, स्पेसिफिक मेजर्स लेने के लिए, इसके लिए हो सकता है वो उसको रिपेयर कराने के लिए बोले, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर यूनिट को जब तक वो प्रॉपरली रिनोवेट ना हो सके उसको बंद करा दें, जो भी उनको सही लगता है ग्राउंड लेवल पे वो ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 40A। अब 40 के बेटा बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, देखो पता क्या, आप जब थंबनेल में देखते हो ना कि मैम इट इज फ्रॉम सेक्शन मान लेते 21 to 30, तो अब कहते हो 9 ही सेक्शन तो है, इतने देर में 9 ही सेक्शन कवर हुए, बट क्या होता है कि कभी कभी सेक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स एंड सब पार्ट्स होते हैं एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो वो भी कवर कराना जरूरी है। आप इसको मतलब जब पढ़ रहे हो तो आप एक बार एटलीस्ट सुनो तो जरूर कि क्या है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि नहीं भाई ये तो जरूरी है ना। और ये ध्यान रखना कि एग्जाम कौन सा है, क्योंकि ये कोई आपका मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का एग्जाम नहीं है बेटा, ग्रुप ए लेवल का एग्जाम है, और जब एग्जाम एक हाई क्वालिटी का एग्जाम है तो वहां पे मेहनत भी उतने ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेक्शन 40A, इसलिए मैं कहती हूँ यूपीएससी को हल्के में नहीं लेना, इट्स वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन 40A डील करता है बेटा मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग से। तो क्या है भाई मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, तो देख कह रहे हैं कि अगर जो इंस्पेक्टर साहब है उनको लगता है, सेम चीज है कि इंस्पेक्टर साहब है उनको लगता है कि बिल्डिंग जो है वो डेट्रीमेंटल, इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि बिल्डिंग जो है बेटा वो कैसी है, वो डेट्रीमेंटल स्टेज में है,
ठीक है, मतलब बिल्डिंग का बिल्कुल एकदम चूरा निकल गया है, बिल्कुल वो खस्ता है बिल्कुल, ठीक है, ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नोटिस दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं भाई, तो ये दे सकते हैं ऑक्यूपायर को। ऑक्यूपायर कौन है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने ये डेफिनेशन में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो ऑक्यूपायर है या मैनेजर है, उसको दे सकते हैं ये राइटिंग में ऑर्डर दे सकते हैं राइटिंग में, किस लिए भाई, कि ये सारे स्पेसिफिक मेजर्स आपको करने हैं, ये सारे स्पेसिफिक मेजर्स आपको लेने हैं, इसके लिए ये ऑर्डर दे सकते हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये है बेटा सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है, ये कोई पार्ट भी हो सकता है बिल्डिंग का जहां पे सेफ्टी मेजर्स अप्लाई नहीं हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग ही बिल्कुल टूट फूट रही है तो उसके लिए ये प्रोविजन है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम सेक्शन 40B में। सेक्शन 40B डील्स विद सेफ्टी ऑफिसर्स। अब ये सेफ्टी ऑफिसर्स कौन है, तो कह रहे हैं कि भाई देखो क्या है कि कितना भी जैसे हम लोग ही हैं, तो हम लोग किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है, हर फील्ड में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हाँ थोड़ा बहुत जानकारी हर चीज की होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो अगर कुछ टूट फूट गया, कुछ सिलाई विलाई खुल गई कहीं की, तो हम सुई धागे से सिलाई भी कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम प्रोफेशनल सिलाई जैसे कर सकते हैं, या फिर कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ा सा डैमेज हो गया तो हम फेविक्विक लगा के उसको चिपका सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो चीज बनानी बहुत अच्छे से आती है, मतलब कि हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हर फील्ड का हो सकता है, बट वी कैन नॉट बी मास्टर्स ऑफ ऑल फील्ड, राइट, ये एक लिमिटेशन है हमारी। उसी तरीके से जब भी कोई फैक्ट्री है, कोई यूनिट है, तो उसमें थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेना, खुद की सेफ्टी करना हर इंसान को आता है, पर जो एक्सपर्टीज जो होती है किसी चीज की, वो तो लिमिटेड लोगों के पास, जो उनके बारे में जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, उन्हीं के पास हो सकती है ना। तो उसके लिए क्या है कि कहा जा रहा है कि हर एक यूनिट में, कोई भी एक यूनिट है, ठीक है, जहां पे 1000 से, देखो जहां पे 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 1000 और मोर पीपल आर वर्किंग, ठीक है, 1000 या 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है, स्टेट गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि यहाँ पे अगर ज्यादा मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडीली इंजुरी हो सकती है, ठीक है, या तो कोई बॉडीली इंजुरी हो सकती है, या तो कोई पॉइजनिंग हो सकती है, या डिसीज हो सकती है, या हजार्ड हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर एक तो 1000 लोग से ज्यादा है, और दूसरा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि ये जो नेचर ऑफ यूनिट है, ये जो नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, यहाँ पर बॉडीली इंजरी हो सकती है, पॉइजनिंग, हजार्ड, डिजीज, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वहां पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वाया नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कहाँ, इन द ऑफिशियल गजट, क्या कर सकती है, इंप्लॉय कर सकती है सेफ्टी ऑफिसर्स को, इंप्लॉय कर सकती है सेफ्टी ऑफिसर्स को, जो कि ये समय समय पे चेक करेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ये सेफ्टी मेजर्स को कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। इनकी ये जो सेफ्टी ऑफिसर्स है बेटा, इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी, द क्वालिफिकेशन, देखो मैं ये टैबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश इसलिए करती हूँ ना कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट में याद रहे, आप सुन लोगे एक बार, और ऐसे ऐसे अगर आप भी बना लोगे, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी इसको अवेलेबल भी करा दूं, तो जब आप सेफ्टी ऑफिस मतलब जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है आपको भी नोट्स ऐसे ही बनाना चाहिए, तो आप एक बहुत बल्कि कंटेंट को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल कंपाइल कर सकते हो, और वो क्या है कि आपको ऐसा बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, सब कुछ लिखोगे तो फिर वो बर्डन लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कहा मैंने कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एम्प्लॉय कर सकती है सेफ्टी ऑफिसर्स को, ठीक है। और ये जो सेफ्टी ऑफिसर्स है ना बेटा, इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी, ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा, ये प्रिस्क्राइब करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी, मतलब वो बताएंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम ये बताते रहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है अगर, तो प्लीज प्लीज आप पूछ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 41 में। सेक्शन 41 क्या कहता है, पावर टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि और अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, या कोई नेचर ऑफ इंडस्ट्री है जहां पे इतने लिमिटेड नहीं, थोड़े और प्रोविजन ऐड होने चाहिए, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो कुछ एडिशनल रूल्स बना सकती हैं, ठीक है, एडिशनल रूल्स बना सकती हैं टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा बात सेफ्टी की है, और जब बात सेफ्टी की होती है ना, तो उस कंडीशन में कोई भी ऐसे थोड़ी भी लापरवाही बरतना, दैट इज नॉट फाइन,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मॉनेटरी गेन्स की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों की लाइफ की बात है। और जब बात लोगों के लाइफ की हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पे थोड़ा सा आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पावर टू मेक रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट के पास, अगर उनको लगता है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है और उसके लिए हमें और ज्यादा रूल्स बनाने की जरूरत है, और ज्यादा थोड़े से कंप्लायंसेस बनाने की जरूरत है, ताकि लोग भी बिल्कुल आराम से अपने कंफर्ट में बिना किसी रिस्क के काम कर सकें, तो उसके लिए वो चाहें तो एडिशनल रूल्स भी बना सकती हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब ये जो सेफ्टी वाला चैप्टर था, चैप्टर 4, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम एक नए चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज योर चैप्टर 4A। चैप्टर 4A जो है ये उन प्रोविजन से डील करता है कि कौन सी कमेटी होगी, ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे उसमें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फेवरेट सा टॉपिक है यूपीएससी का। चाहे आप सीएससी देख लो, चाहे आप कोई और एग्जाम देख लो, वहां पे कमिटीज वगैरह एक कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो आते हैं हम प्रोविजन रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेस। अब क्या है भाई, ये तो चैप्टर का नाम है। अब हम एक एक करके इसके सेक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल सेक्शन है, सेक्शन 41 तक तो हमने पढ़ा है। नाउ वी हैव पार्ट्स ऑफ सेक्शन 41, A B C D ऐसे पार्ट्स हैं इसमें। तो क्योंकि ये बेटा एडिशन है, ठीक है, ये जो है ये 1987 में इसको ऐड किया गया इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, सीइंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इसको ऐड किया गया, इसीलिए यहाँ पे A B C D थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको। तो सेक्शन 41A किससे डील करता है? सेक्शन डील करता है ये साइट अप्रेजल कमेटी से। सेक्शन 41A डील्स विद साइट अप्रेजल कमेटी। अब ये क्या है भाई, चलिए देखते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि कोई सी कमेटी है जो कि मतलब इसी के सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ काम करती होंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं पे, जैसे जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, हम लोग तो नहीं, मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहीं पे फैक्ट्री लगाने का सोचते हैं, तो वो लोकेशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब लोकेशन के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फैक्ट्री, कि भाई जो आपके सिटी के लोग हैं जो रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर जो वहां पे मतलब पॉल्यूशन लेवल एक्सीड नहीं करना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज को खराब नहीं करना है, मतलब ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। और लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिकली चुनी जाती है। कोई भी, अगर आप बिजनेसमैन होंगे, मतलब एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोचा जाए, तो वो जो लोकेशन चुनते हैं ना, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली चुनते हैं कि कहाँ उनको लेबर आसानी से मिल जाएगा, कहाँ उनको रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ना। इकोनॉमिक्स में भी हमने ये पढ़ा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सोच समझ के वो एक लोकेशन, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन को चुनते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा इनिशियल लोकेशन, जो इनिशियल लोकेशन चुनने की जो बात होगी ना, इनिशियल लोकेशन के लिए जो परमिशन देने की बात होगी, तो ये परमिशन अगर किसी हजार्डस प्रोसेस के लिए है, ठीक है, अगर कोई हजार्डस प्रोसेस के लिए ये परमिशन मांगी जा रही है, तो उस केस में ये जो कमेटी है, जिसको साइट अप्रेजल कमेटी कहा जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, साइट अप्रेजल कमेटी। तो ये जो कमेटी है बेटा, ये कमेटी फिर रिस्पॉन्सिबल होगी कि ये उस साइट को एलोकेट करना है कि नहीं करना है, कहीं इससे हजार्ड बढ़ तो नहीं जाएगा। ये सारी चीजें डिसाइड करने का, इसको कंसिडर करने का जो पावर होगा, ये होगा साइट अप्रेजल कमेटी के पास। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होंगे, कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। पहले तो चीफ इंस्पेक्टर साहब होंगे, इसके चीफ इंस्पेक्टर साहब होंगे, जो कि इनके चेयरमैन भी होंगे। ठीक है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। चीफ इंस्पेक्टर साहब, मतलब सोचिए कितना पावरफुल पोजीशन है ये, कि ही विल बी द चेयरमैन एज वेल। जो चीफ इंस्पेक्टर साहब है वो यहाँ के चेयरमैन भी होंगे। ठीक है, उसके बाद और कौन होगा भाई, तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। रिप्रेजेंटेटिव REP लिख दे रही हूं मैं, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव होगा REP लिख दूंगी। ठीक है, तो REP रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके भाई, सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे कहाँ के भाई, तो बोर्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के एक मेंबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वाटर रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो कहीं पता चला कि वहां का जो वाटर रिसोर्स है वही खराब हो रहा है,
तो इसको ध्यान में देने के लिए एक तो होंगे आपके क्या रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के। एक और रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके भाई, तो यही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सेम है, बस वाटर पॉल्यूशन की जगह एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, उसी तरीके से एक और रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे, किसके होंगे, तो ये होंगे वाटर कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन के, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन होंगे, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे बेटा एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो मतलब कि कौन कौन से पॉल्यूशन के हैं, देखिए आप, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अरे वाटर पॉल्यूशन तो हो गया, सॉरी, और क्या है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा और कौन होंगे भाई, तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, तो आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होंगे। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक्सपर्ट होंगे, कौन होंगे एक्सपर्ट भाई, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एक्सपर्ट होंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा कौन होंगे, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के, और इनके अलावा 5 अदर मेंबर्स होंगे, 5 अदर मेंबर्स होंगे, देयर विल बी 5 अदर मेंबर्स। अब ये कौन कौन है, तो एक तो है भाई साइंटिस्ट, जो कि क्या है, हजार्डस, मतलब नॉलेज ऑफ हजार्डस प्रोसेस के, मतलब हजार्डस प्रोसेस का नॉलेज रखते हैं, ऐसे साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, एक लोकल अथॉरिटी से होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, और तीन जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, अगर गिन के देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यानी 14, तो लगभग 14 मेंबर्स की ये कमेटी होती है, जिसमें कौन कौन होंगे, तो भाई एक चीफ इंस्पेक्टर साहब होंगे जो चेयरमैन होंगे, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आपका, ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए आपके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाले, और ये होंगे आपके डिपार्टमेंट वाले दोनों। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट वाले। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एक्सपर्ट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, देन साइंटिस्ट, हजार्डस प्रोसेस के, लोकल अथॉरिटी एंड 3 नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इतने लोग होंगे जो कि यहाँ पर काम, मतलब कि ये जो साइट अप्रेजल कमेटी है इसको कंडक्ट करेंगे, और ये चूज करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपको दी गई है सारी चीजें, मतलब जो साइट आपको एलोकेट की जा रही है फॉर द हजार्डस प्रोसेस, इससे कहीं एनवायरमेंट का तो नुकसान नहीं हो रहा है। और जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये सब लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं आपके पूरे एनवायरमेंट का प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट, आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग, ये सब कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कि भाई मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है उसको कैसे अच्छे से रखा जाए बिना किसी हजार्ड के। ठीक है, तो ये जितना भी साइट ये तो हमने इनका कॉम्पोजिशन पढ़ा, ये है बेटा इसका पार्ट 1। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है कि कौन कौन इसमें रहेगा। अब इसका पार्ट 2 क्या है, तो पार्ट 2 कह रहा है कि ये क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, दे विल एग्जामिन। ठीक है, कि भाई ये जो साइट है ये प्रॉपरली मतलब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब अच्छे से यहाँ पे अगर फैक्ट्री को लगाया जाए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोली जाए, तो इससे किसी का बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। और फिर वो रिकमेंडेशन देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, रिकमेंडेशन देंगे बेटा स्टेट गवर्नमेंट को कितने दिनों में, विद इन 90 डेज। 90 डेज में ये अपना रिकमेंडेशन देंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फैक्ट्री है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा। ठीक है, ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ रोल में, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, या जो प्रोविजंस हैं इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना है, तो वो वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे। ठीक है, ये जो साइट अप्रेजल कमेटी है बेटा, ये जो कमिटी है इनके पास पावर है कि ये क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि भाई हमें और ये सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक अ बेटर डिसीजन, तो ये उन इंफॉर्मेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 5 क्या कहता है, पार्ट 5 कहता है कि ये जरूरी है किसके लिए, जो भी ऐसा खोल रहे हैं कि मतलब कि देखो क्या है कि एक बार आपने ये साइट अप्रूवल कमेटी से आपने ले लिया, साइट अप्रेजल कमेटी से आपने ले लिया अपना जो ऑर्डर है वो ले लिया, उसके बाद आपको सेपरेटली डिपार्टमेंट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सेपरेट परमिशन
सेपरेट परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे कि अगर वाटर कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट में या फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में आपको सेपरेटली इसके जो सर्टिफिकेट है, एनओसीज है, वो सब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेपरेट परमिशन नॉट रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा मैंने बोला नहीं, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑफलाइन क्लास, तो हम ऐसे फेस टू फेस तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बट योर फीडबैक्स मैं रोज पढ़ती हूँ एंड आई ट्राई टू उसका आंसर देने का मैं बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ। बट आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आप बात करना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, तो आप हमें अपने फीडबैक के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम सेक्शन 41B में। सेक्शन 41B क्या कहता है? सेक्शन 41B कहता है कंपल्सरी डिस्क्लोजर, कंपल्सरी डिस्क्लोजर, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। देखो बेटा इसमें ये कहना है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो कि लग रहा है कि भाई सामने वाले की हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कि जो यूनिट है वो कुछ ऐसा बना रही है, कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही है जो कि हजार्डस है, एनीथिंग विच इज हजार्डस, तो वो क्या करेंगे, वो इसकी इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करेंगे। दे विल डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इस भाई ये जो फैक्ट्री है इससे ये हजार्ड हो सकते हैं। ये नहीं कि वो उन्होंने बताया ही नहीं और बाद में पता चला कि भाई इसके तो इतने इतने नुकसान है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हर चीज को बहुत प्रॉपरली मॉनिटर करके, और मतलब अगर चाहे फैक्ट्री वाले तो कंसील कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जो यूनिट, फैक्ट्री यूनिट है, उनके ओनर हैं, जो ऑक्यूपायर है, उनको तो बहुत फायदा हो, लेकिन कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि कंपलसरी है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप कुछ भी हजार्डस चीज बना रहे हो या फिर हजार्डस जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें रिस्क फैक्टर है, तो वहां पे आपको ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको इसके अलावा डिटेल्ड पॉलिसी भी चाहिए। यू नीड अ डिटेल्ड पॉलिसी विथ रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड क्या पॉलिसी है, इसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो भाई आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हो, आपका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो कैसा है, ठीक है, तो आपका वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो रहा है, आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दैट इज डेल्ट इन सेक्शन 41B। तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि, और इसके अलावा और भी एक चीज है, एक है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा, डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स क्या हैं आपके, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या मेजर्स आप ले सकते हैं, तो वो डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी आपके डिटेल्ड पॉलिसी में, ठीक है, कि वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगा, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, क्या ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है, उसके बाद डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? और अगर ऐसा कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस इश्यू हुआ है, ठीक है, अगर आपका लाइसेंस इशू हुआ है और आप इन चीजों को आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उस केस में इट विल बी लायबल टू गेट कैंसल्ड, लायबल टू गेट कैंसल्ड। आपका जो लाइसेंस है आपका वो क्या हो जाएगा, कैंसल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो पेनाल्टी है वो यही होगी कि आपको फिर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिर डिपेंड करता है उसके अलावा भी कि अगर नुकसान बहुत ज्यादा है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। पर कह रहा है कि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है और पता चल गया कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया और इससे किसी का नुकसान भले हुआ है नहीं हुआ है, पर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है और फ्रॉडेंटली या मिस रिप्रेजेंटेशन से आपने लाइसेंस को एक्वायर किया है, तो वैसे केस में आपका लाइसेंस जो है वो दैट विल बी लायबल टू कैंसिलेशन, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस कोई प्रॉब्लम है फिर से मैं वही कहूंगी कि आप फीडबैक सेक्शन में हमसे अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। सेक्शन 41C, 41C क्या कह रहा है, 41C कह रहा है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर in relation to hazardous process, in relation to hazardous process। देखो ये तो हो गए जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है कि क्या क्या चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, तो इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो पहला क्या है आपका कि मेंटेन एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड्स,
सबका हेल्थ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि भाई किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जो लोग भी ऐसे हैं जो कि केमिकल, टॉक्सिक या अदर हार्मफुल सब्सटेंस के हैंडलिंग में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, उनका एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड ये मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रॉपरली क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड है उन हजार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नॉर्मल सबको पता है, नॉर्मल जो चीजें हैं वो सबको पता है, लेकिन जो थोड़े हजार्डस नेचर के सब्सटेंस है जहां पे एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होता है, उसके लिए एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करना है। ठीक है, अब जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है कि भाई यहां पे लिखा गया क्वालिफाइड, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो ये क्वालिफिकेशन जो है ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेंगे हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब। याद करो, जो कि अभी जो हमने कमेटी पढ़ी उसके चेयरमैन भी हैं। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं, ही विल टाइम टू टाइम डिस्क्राइब कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, किस नेचर ऑफ हजार्ड को हैंडल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, और उन्हीं का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, मतलब ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन इन दिस पर्टिकुलर एरिना। उनके पास अच्छा खासा एम्पल पावर है, क्योंकि उन्हें ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है, एंड विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि वाइस वर्सा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो पावर भी चाहिए, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए इनके पास ये पावर है कि क्वालिफिकेशन भी यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? एक तो हो गया मेंटेन एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड, फिर हो गया क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए हर वर्कर का, मेडिकल एग्जामिनेशन हर वर्कर का होना चाहिए। कब से? तो भाई पहले, मतलब कि जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया उस समय पे एक बार हो, उसके बाद आफ्टर सम टाइम हो। तो इस तरीके से क्या है कि प्रॉपरली इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, और हर 12 मंथ पे, मैक्सिमम 12 मंथ्स पे उनका क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन 12 मंथ्स पे भी होना चाहिए। ठीक है, कम से कम, पहले भी करा सकते हैं पर 12 मंथ्स में तो होना ही चाहिए। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। आई होप आपको ये प्रोविजन जो है वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे फैक्चुअल डेटा है थोड़ा सा, तो ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो एक दो बार रिवाइज जरूर कर लेना, इतना मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप बिल्कुल ही रिवाइज ना कर सको। एंड देन आई से ऑलवेज से कि यूपीएससी वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए कोई भी सिलेबस छोड़कर नहीं जाना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। जब पूरा सिलेबस पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 41D, सेक्शन 41D किससे डील कर रहा है? तो अभी हमने साइट अप्रेजल कमेटी के बारे में पढ़ा। अब एक और कमेटी है जिसका नाम है हमारा इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी, अब ये इंक्वायरी कमेटी क्या है? तो इंक्वायरी कमेटी जो है कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि ये जो फैक्ट्री है ये हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है लेकिन इन्होंने बताया नहीं है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जस्ट अ सेक, देखो हर जगह क्या कौन काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री है जो कि थोड़ा सा हजार्डस है, तो वो चाहे तो एक इंक्वायरी कमेटी बैठा सकते हैं, जो क्या करेगी? इंक्वायर करेगी। इट विल इंक्वायर व्हाट, क्या इंक्वायर करेगी? इनटू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को ये इंक्वायर करेगी। ठीक है, अब ये जो कमेटी है इसमें कितने मेंबर होंगे? तो एक चेयरमैन होंगे और प्लस 2 अदर मेंबर्स होंगे, कम से कम एक चेयरमैन और 2 कम से कम मेंबर्स होंगे। ठीक है, और इनका जो टेनर है बेटा, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। अब क्या ये इंक्वायरी कमेटी की जो भी इन्होंने बात कही है वो बाइंडिंग है? क्या कंपलसरी है इस बात को मानना? तो नहीं, इनकी जो रिकमेंडेशन है बेटा वो एडवाइजरी इन नेचर है। ठीक है, एडवाइजरी इन नेचर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, चाहे तो नहीं, पर कहीं ना कहीं एक मोरल प्रेशर क्रिएट करता है। ये एक मोरल वो आता है कि भाई जब इंक्वायरी कमेटी ने कहा है तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनके जो फैक्ट्स फाइंडिंग्स है, जो प्रैक्टिकल एविडेंसेस है, उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो आपका सेक्शन 41D है वो डील करता है। ठीक है, सेक्शन 41 थोड़ा सा लंबा है बेटा, क्योंकि चैप्टर ही पूरा इसी में डील कर रहा है, तो लगभग सेक्शन 41H तक है। ठीक है, तो EFGH और उसके अलावा फिर बाकी के सेक्शंस तो वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल अच्छे से थॉरली पढ़िए, बेयर एक्ट पास में रखिए, क्योंकि एक्ट बड़ा है बेटा,
पढ़ने में जब आप बेयर एक्ट में हाईलाइट करोगे, अपना खुद का नोट्स रखोगे, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अभी एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा फीडबैक दिया हमें कि मैम वी रियली अंडरस्टैंड योर एफर्ट्स। और पता है क्या, जब आप एक्नॉलेज करते हो ना तो हमारा जो जोश है ना वो बिल्कुल बढ़ जाता है। मतलब फिर हमें और लगता है कि आपके लिए और थोड़ा और एफर्ट किया जाए, पर बदले में मैं भी चाहूंगी कि आप भी उतना ही एफर्ट कीजिए, ताकि जो सिलेक्शन है, जिस जर्नी पे हम साथ में निकले हैं, उस जर्नी तक हम बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल स्मूथली पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।